स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने गंगा नदी तंत्र को पढ़ा था। ये जो गंगा नदी तंत्र था, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए तो महत्वपूर्ण था ही था, साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए भी महत्वपूर्ण था। आज की क्लास में हम लोग यमुना नदी तंत्र और उत्तर प्रदेश में बहने वाली अन्य नदियों के बारे में पढ़ने की शुरुआत करते हैं। अगर हम यमुना नदी की बात करें बेटा, तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है और सबसे पहली क्रम की जो नदी है, उसका नाम है गंगा नदी। कौन सी नाम है बेटा? गंगा नदी। आज हम लोग यमुना नदी तंत्र को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, यमुना नदी के उद्गम को जानेंगे और यमुना की अन्य सहायक नदियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है यमुना नदी तंत्र। जैसा कि लिखा है, यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि आपको पहले से पता होगा कि ये प्रयागराज नामक स्थान पर आकर गंगा नदी से मिलती है। अगर हम बात करें कि यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो यमुना नदी का उद्गम भारत में तो है। भारत का एक जिला है, एक प्रदेश है, जिस प्रदेश का नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिले में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है बंदरपूछ पर्वत श्रेणी। इस बंदरपूछ पर्वत श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर एक हिमनद है। हिमनद का मतलब होता है बेटा एक ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है एक बर्फ का टुकड़ा। उसी बर्फ के टुकड़े से किस नदी का उद्गम हुआ है? यमुना नदी का उद्गम हुआ है। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा? जो यमुना नदी है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो कि गंगा में जाकर मिलती है प्रयागराज में, और इसी को हम लोग संगम के नाम से जानते हैं। यमुना नदी के उद्गम की बात करें, तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक पर्वत श्रेणी है, जिस पर्वत श्रेणी का नाम है बंदरपूछ पर्वत श्रेणी। इस बंदरपूछ पर्वत श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर एक हिमनद स्थित है जिसका नाम है यमुनोत्री हिमनद, या फिर हिमनद को हम लोग ग्लेशियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्लेशियर। ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम हुआ? यमुना नदी का उद्गम हुआ। अगर हम इसके मुहाने की बात करें, तो ये गंगा नदी में जाकर मिलती है और मिलने वाली जगह का क्या नाम है? प्रयागराज। अगर हम इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि यमुना नदी किन किन रास्तों से होकर बहती है, तो सबसे पहले उत्तराखंड जाएगी। उत्तराखंड के बाद ये हरियाणा के बॉर्डर से टच होते होते, दिल्ली से टच होते होते ये कहाँ प्रवेश लेगी? हरियाणा के बॉर्डर से प्रवेश लेगी, फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश लेगी और उत्तर प्रदेश में जाकर किस नदी से मिल जाएगी? गंगा नदी से मिल जाएगी। और प्रयागराज नामक स्थान पर इसका मिलाप किससे होगा? गंगा नदी से होगा। अगर हम लंबाई की बात करें, तो गंगा नदी की लंबाई उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थी, और दूसरे क्रम में अगर हम लोग देखें, तो बेटा यमुना नदी है जिसकी लंबाई टोटल कितनी है? 1370 किलोमीटर है। एक प्रश्न और याद रखेंगे कि ये जो यमुना नदी है, ये उत्तर प्रदेश के 20 जिलों से बहती है, जबकि गंगा नदी को हम लोगों ने देखा था, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बह रही थी। तो यमुना नदी के उद्गम के बारे में जाना कि ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद। और ये यमुनोत्री हिमनद कहाँ स्थित था? तो बंदरपूछ पर्वत श्रेणी में यह हिमनद स्थित था। और यहीं से किस नदी का उद्गम हुआ? यहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रवाहित हुई, हरियाणा में प्रवाहित हुई, दिल्ली से सटकर ये निकलती हुई चली गई, और इसके बाद उत्तर प्रदेश में आकर ये कहाँ मिल गई? प्रयागराज में मिल गई। अब इसके पहले हम लोग डायग्राम को समझने का प्रयास करते हैं कि ये नदी कैसे प्रवाह ले रही है, किन किन रास्तों से होकर गुजर रही है, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि यमुना नदी तंत्र का प्रवाह क्षेत्र कैसे है, कैसे ढेर सारी नदियों के पानी को समेटकर इतने बड़े जल प्रवाह को लेकर प्रयागराज के समीप जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा, ये है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद। हिमनद को बेटा ग्लेशियर के नाम से भी जानते हैं। यहीं से इस नदी का उद्गम होगा। उद्गम होने के बाद सबसे पहली इसकी एक सहायक नदी आकर मिलेगी, टोंस। कौन सी मिलेगी बेटा? टोंस सहायक नदी आकर मिलेगी सबसे पहली। सबसे पहली जो सहायक नदी आकर मिलेगी वो होगी टोंस। आप 2 मिनट का थोड़ा सा समय दें ताकि हम आपको ये बना दें मैप, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सी नदी किस प्रवाह क्षेत्र से बह रही है। ये यमुना नदी का पूरा प्रवाह क्षेत्र है, जो अलग अलग नदियों को समेटे हुए है, और इसमें ढेर सारी आकर सहायक नदियां मिल रही हैं।
जिसकी वजह से इसका जो जल स्तर है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और जब अपने साथ ये छोटी-बड़ी ढेर सारी नदियों को समेटती है, तो ये जाकर प्रयागराज के समीप किससे मिल जाती है? ये प्रयागराज के समीप जाकर मिल जाती है गंगा नदी से। जैसा कि आपको ये पूरा एक नदी तंत्र दिख रहा होगा, अगर आप ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, तो ये एक नदी तंत्र है, जो कि यमुना नदी तंत्र के नाम से ख्याति को प्राप्त है। अगर हम देखें कि ये जो आपको नदी दिख रही है ये जो आपको बहुत विशालकाय नदी दिख रही है, इस नदी का नाम है गंगा नदी। क्या नाम है बेटा? गंगा नदी। और ये जहाँ पर आकर मिलती है यमुना नदी से, उसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज का मतलब बेटा इलाहाबाद। सबसे पहले जो यमुना की सहायक नदी है वो है टोंस। टोंस नदी है। इसका जो उद्गम स्थल है बेटा वो उत्तराखंड में। कई बच्चे टोंस के नाम से कंफ्यूज हो जाएंगे। टोंस दो नदियां हैं। एक नदी का उद्गम स्थल है आपका जाकर उत्तराखंड में, जो कि यमुना की सहायक नदी है। एक टोंस नदी और है जो कि गंगा की सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में, जिसे तमसा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब अगर यमुना की बात करें तो टोंस का उद्गम उत्तराखंड से होगा, और यदि गंगा की सहायक नदी टोंस की बात करें तो उसका दूसरा नाम तमसा भी है, और उसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश से। तो सबसे पहली नदी आकर मिली टोंस। ये टोंस देहरादून के समीप आकर मिलती है। ये नदी बह रही थी। तो यमुनोत्री नदी की जो शाखा है, जिसे यमुना के नाम से जाना गया, उसमें सबसे पहली सहायक नदी आकर मिली टोंस। अब इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा थी, जिसके चलते इससे दो नहरें निकाली गई। पूरब दिशा में नहर का नाम पड़ गया पूर्वी यमुना नहर, पूर्वी यमुना नहर, और पश्चिम दिशा में नाम पड़ गया पश्चिमी यमुना नहर। इन दोनों बातों को भी आप याद रखेंगे कि पूरब दिशा में स्थित नहर का नाम पड़ गया पूर्वी यमुना नहर, और पश्चिम दिशा में स्थित यमुना नहर का नाम पड़ गया पश्चिमी यमुना नहर। इसके बाद जो इसकी दूसरी सहायक नदी आकर मिली, इसका नाम था हिंडन नदी, जो कि दिल्ली के समीप गौतम बुद्ध नगर के पास आकर यमुना से मिल जाती है। हिंडन नदी को प्रदूषित नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रदूषित नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये आगे बढ़ रही थी। एक नदी आकर मिली, इस नदी का नाम है चंबल। बहुत बड़ी रिवर है चंबल। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहती है। चंबल की तीन सहायक नदियां आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ये तीन, सबसे पहली है बनास। कौन सी है? बनास। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगी काली सिंध। काली सिंध नदी है, और इसका नाम है पार्वती। क्या नाम है? पार्वती। तो ये तीन जो सहायक नदियां आपको दिखी, ये यमुना की सहायक नदी थी। इन तीन सहायक नदी के जल को समेटा चंबल ने, और चंबल जाकर किससे मिल गई? यमुना से। कहाँ पर मिली? तो इटावा। इटावा के समीप जो चंबल नदी थी वो यमुना से जाकर मिल गई। फिर जो अगली नदी है, जो आपकी छोटी सी नदी के रूप में दिख रही है, इसका नाम है सिंध। सिंध। ये सिंध नदी भी जाकर किससे मिल गई? यमुना से मिल गई। यमुना और आगे बढ़ रही थी। इसमें आपको दो नदियां दिख रही होंगी। इसका नाम है बेतवा। बेतवा। और इसका नाम है, यहाँ पर हमने क्या देखा? बनास। तो इसका नाम है घसान। घसान। घसान किसकी सहायक नदी है? बेतवा की। बेतवा अपना पानी लेकर किस में चली गई? तो बेतवा अपना पानी लेकर चली गई यमुना में। कहाँ चली गई? यमुना में। अब प्रश्न ये बनता है कि यमुना में किस स्थान पर मिली? तो जगह का नाम था हमीरपुर। हमीरपुर। बेतवा नदी हमीरपुर के निकट किसमें आकर मिल गई? यमुना में मिल गई। फिर जो अगली नदी है उसका नाम है केन। क्या नाम है बेटा? केन नदी नाम है। अब ये केन नदी आकर यमुना में कहाँ मिलेगी? ये मिलेगी बांदा के निकट। कहाँ मिलेगी? बांदा के पास। और केन नदी के पानी को समेट कर यमुना जाकर प्रयागराज में किससे मिल गई? गंगा से मिल गई। एक बार दोबारा इसे देखते हैं। यमुनोत्री हिमनद से किस नदी का उद्गम हुआ? यमुना से। यमुना का जो पहली सहायक नदी है वो कौन सी है? टोंस। फिर यमुना नदी में पानी की जो मात्रा थी पर्याप्त थी, तो इससे दो नहरें निकाली गई। पूर्वी दिशा में पूर्वी यमुना नहर, और पश्चिम दिशा में पश्चिमी यमुना नहर। फिर नदी थोड़ी आगे और बढ़ी, तो इसमें एक प्रदूषित नदी हिंडन आकर दिल्ली के निकट आकर मिल गई। फिर नदी थोड़ा और आगे बढ़ी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे चौड़ी सहायक नदी के रूप में आपको यहाँ पर दिख रही होगी चंबल। बहुत बड़ी नदी है। इस चंबल की तीन सहायक नदियों के पानी को चंबल ने समेटा, और चंबल जाकर किससे मिल गई? यमुना से मिल गई। तो कहाँ मिली? इटावा में। कौन कौन सी तीन सहायक नदियां चंबल की हैं? तो बनास, काली सिंध और पार्वती। फिर इस पानी को आगे समेटा, और सिंध का पानी भी जाकर किसमें मिल गया? यमुना में मिल गया। फिर यमुना थोड़ा आगे और बढ़ी, तो बेतवा
और घसान। बेतवा बड़ी नदी थी, उसकी सहायक नदी घसान का पानी बेतवा में मिला और बेतवा जाकर किससे मिल गई? यमुना से। और फिर अंतिम रूप से केन नदी बांदा के निकट जाकर किससे मिल गई? यमुना से। और जो यमुना था, जो यमुना नदी थी, इसका पानी जाकर मिल गया गंगा में और गंगा में किस स्थान पर मिला? प्रयागराज में। ये कुछ थी हमारी यमुना नदी तंत्र। तो अगर हम लोग देखें सबसे पहली नदी है शारदा। कौन सी नदी है? शारदा नदी है। शारदा नदी को इसके पहले आपने पढ़ा है। तो शारदा नदी के उद्गम की बात करें तो मिलाप हिमनद, मिलाप ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जगह का नाम है। काला पानी, ये कहाँ पड़ेगी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ काला पानी नामक स्थान पर एक ग्लेशियर है, मिलाप ग्लेशियर। वहां से किस नदी का उद्गम हुआ? शारदा नदी का उद्गम हुआ। जिसका मुहाना कहाँ पर है? घाघरा नदी। याद करिए, गंगा की सहायक नदी के रूप में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये घाघरा नदी में जाकर मिल गई। कौन सी नदी? शारदा नदी। किस जगह पर मिली? बहराम घाट के निकट, जो कि पड़ता है सीतापुर में। कहाँ पड़ेगा? सीतापुर नामक स्थान पर बहराम घाट के निकट शारदा नदी किस नदी में जाकर मिल गई? घाघरा नदी में। आप अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, तब आपको घाघरा और शारदा नदी का कोरिलेशन समझ में आएगा। अगर हम बात करें इसका प्रारंभिक नाम कि शारदा नदी को और किस नाम से जानते हैं, तो एक नाम है काली गंगा और दूसरा नाम क्या है? गौरी गंगा। ये दो और अन्य नाम है। शारदा नदी ब्रह्मदेव स्थल के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है तथा यूपी में ये पीलीभीत से प्रवेश करती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड की ये नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान से प्रवेश कर रही है? तो पीलीभीत एक जनपद पड़ता है, 75 जनपदों में एक जनपद है पीलीभीत। वहां से इस शारदा नदी का आगमन हुआ। यह पीलीभीत और नेपाल के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। कौन नदी? शारदा नदी। तो शारदा नदी के उद्गम को देखा कि मिलाप ग्लेशियर, पिथौरागढ़, काला पानी उत्तराखंड से उद्गम हुई इस नदी का जो मुहाना है वो घाघरा नदी में हुआ सीतापुर में। और सीतापुर में किस जगह हुआ? बहराम घाट के निकट हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर इसके प्रवेश की बात करें तो ये पीलीभीत से प्रवेश लेती है उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद नेपाल और पीलीभीत के मध्य ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। और नदी का क्या नाम है बेटा? शारदा नदी है। अब इसके बाद अगली नदी है घाघरा नदी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने पीछे पढ़ा होगा, गंगा की सहायक नदी के रूप में। तो इसका दूसरा नाम क्या है? करनाली। करनाली इसे किस जगह पुकारा जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में। बेटा अगर इसके हम अन्य नाम की बात करें तो जब ये अयोध्या में घाघरा नदी जाती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? सरयू। तो घाघरा नदी को अयोध्या में किस नाम से जाना जाता है? सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो मापचा चुंगो ग्लेशियर है, जो कि कहाँ पड़ता है? तिब्बत के पठार के पास में पड़ता है। तो जब ये पहाड़ी इलाकों में बह रही थी तो इसका नाम घाघरा नहीं करनाली था। जब ये मैदानी भागों में आई तो इसका नाम पड़ गया घाघरा, और जब ये अयोध्या पहुंची तो इसका नाम पड़ गया सरयू। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो शिखा, तमसा, राप्ती, छोटी गंडक। और अगर मुहाने की बात करें तो गंगा नदी में है, और कहां पर? छपरा बिहार। अगर आपने गंगा नदी तंत्र पढ़ा है तो उस जगह हमने घाघरा का जिक्र जरूर किया होगा कि छपरा बिहार में गंगा की एक सहायक नदी घाघरा आकर विलीन हो जाती है। अगली नदी है रामगंगा नदी। अगर इसके उद्गम की बात करें तो दूधा टोली, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। उत्तराखंड में ढेर सारे ग्लेशियर हैं, ढेर सारी पर्वत श्रृंखलाएं, वहां से नदियों का उद्गम हुआ। अगर मुहाने की बात करें तो गंगा नदी में है, और गंगा नदी में किस जगह आकर मिलती है? कन्नौज। तो गंगा की ये सबसे पहली सहायक नदी है जो कि गंगा में आकर कहां पर मिल रही है? कन्नौज में आकर मिल रही है। एक बात और याद रखेंगे कि जब उत्तराखंड से प्रवेश ले रही थी तो ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क से गुजरती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। यही कारण है कि इस नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क शुरुआती दौर में नाम रखा गया, फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क रखा गया, फिर जब रामगंगा नदी इस पार्क से गुजरी तो इस पार्क का नाम क्या रख दिया गया? रामगंगा नेशनल पार्क। इस पॉइंट को भी आप याद रखें। अगर हम प्रवाह क्षेत्र की बात करें, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फरुखाबाद और हरदोई, ये उत्तर प्रदेश में हम इसके प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में अभी हमने चर्चा नहीं करी। अगर हम इसकी सहायक नदी को देखें तो कोह मोस्ट इंपॉर्टेंट। रामगंगा की सहायक नदी कौन सी है? कोह। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा सहायक नदी गंगा की, जो कन्नौज में आकर गंगा नदी से मिलती है। अगर हम देखें कालागढ़ बिजनौर, जगह का नाम है कालागढ़, जो कहां पड़ती है? बिजनौर में। यह नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, मतलब उत्तराखंड के पहाड़ों से उद्गम लेने वाली रामगंगा नदी
कालागढ़, बिजनौर से समतल भूभाग यानी मैदानी भागों में प्रवेश लेती है और मैदान पर बहने की शुरुआत करती है। तो ये थी रामगंगा नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी के रूप में हमने पढ़ा था। अगली है गंडक, जरूर आपने पढ़ा होगा गंगा की सहायक नदी के रूप में। नेपाल की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है धौलागिरी, वहां से गंडक नदी का उद्गम हुआ है। नेपाल में इसे सालिग्रामी कहते हैं। सालिग्रामी पत्थर पाए जाते हैं जिनकी सनातन धर्म में पूजा की जाती है सालिग्राम भगवान के रूप में। तो नेपाल में इस नदी का क्या नाम पड़ा? गंडक का, सालिग्रामी। मैदानी भागों में इसे नारायणी या सप्त गंडकी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी, और दूसरा नाम क्या है? सप्त गंडकी के नाम से जाना जाता है। मुहाना की बात करें तो पटना बिहार के निकट गंगा नदी में, पटना बिहार के निकट, पटना के इर्द गिर्द ढेर सारी आकर नदियां मिल रही होंगी, जैसे कि गंगा नदी तंत्र में चर्चा की गई थी, तो वहां पर इसका मुहाना है। सहायक नदी की बात करें तो त्रिशूली और बूढ़ी गंडक, त्रिशूली और बूढ़ी गंडक इसकी सहायक नदी है, और इसके किनारे जो बसा शहर है वो पटना है। मुख्य रूप से गंगा के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी उधर पटना से ही होकर गुजर रही है। लेकिन अगर गंगा नदी आपको ऑप्शन में ना मिले तो गंडक भी इसका प्रमाणिक उत्तर हो सकता है। अगली है राप्ती नदी। राप्ती नदी, इसका जो उद्गम है रूकुम कोट से है, जो कि लघु हिमालय, हिमालय की 3 पर्वत श्रृंखलाएं थी, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो मध्य वाले के बीच की चर्चा करेंगे, तो वहां से रूकुमकुट से इसका उद्गम हुआ, जो कि नेपाल में पड़ती है, और ये घाघरा नदी में आकर मिल गई। कौन सी नदी? राप्ती नदी। देवरिया के बरहज नामक स्थान पर ये घाघरा नदी से आकर मिल गई। कौन सी? राप्ती नदी। आपने नाम सुना होगा गोरखपुर का, गोरखपुर। अगर गोरखपुर की चर्चा करें, ये जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी के किनारे बसा। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बाबा का गढ़ है, यानी योगी आदित्यनाथ वहीं से आपको आते हुए दिखेंगे। अगला है मैदानी भाग। अभी तक हमने शुरुआती दौर में आपको 3 प्रकार से उद्गम होने वाली नदियों की चर्चा करी थी। सबसे पहला बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों से उद्गम लेने वाली नदियां, उनको पढ़ लिया। अब मैदानी भागों से पढ़ेंगे और उसके बाद पठारी भागों से पढ़ेंगे। मैदानी भागों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है गोमती नदी। गोमती नदी के अगर उद्गम की बात करें तो गोमत ताल, या फिर इसका दूसरा नाम है फुलहर झील। ताल का मतलब ही जलाशय होता है, सरोवर, ताल, जलाशय, झील, वो एक ही शब्द के पर्यायवाची है। गोमत ताल या फुलहर झील से इसका उद्गम हुआ है। ये फुलहर झील कहाँ पर है? पीलीभीत यूपी में आपको देखने को मिलेगी। इसकी लंबाई की बात करें तो 715 है, मत याद रखिएगा, कोई आवश्यक नहीं है। अगर हम बात करें इसके प्रवाह क्षेत्र की, तो ये भी याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप 2-3 चीजें याद रखेंगे। पहला क्या है? पीलीभीत से तो उद्गम ही हुआ है, फिर शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर में इसका प्रवाह क्षेत्र। अगर मुहाने की बात करें तो गंगा नदी में मिलती है गोमती नदी आकर, और किस जगह मिलती है? गाजीपुर। अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको दिख जाएगा, पीछे वाले वीडियो में भी आपको ये दिख जाएगा। अगर सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है सई गोमती। कौन सी है बेटा? गोमती है, तो सई गोमती बहुत आसान होगा। अब इस गोमती नदी के किनारे बसे शहर को देख लें, तो सबसे पहला है लखनऊ, दूसरा है जौनपुर और तीसरा है सुल्तानपुर। किस नदी के किनारे बसे हुए? गोमती नदी के किनारे आपको शहर बसे दिख जाएंगे। अब अंतिम देखने वाले हैं हम लोग प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम होने वाली नदियां। उन नदियों की चर्चा करेंगे जिनका जो उद्गम है वो प्रायद्वीपीय पठार से हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने पर्वतीय भाग से उद्गम होने वाली नदियों को देखा, फिर मैदानी भागों से उद्गम होने वाली नदियां देखा, और अब हम लोग देखने वाले हैं पठारीय भागों से उद्गम होने वाली नदियां। सबसे पहली नदी की बात करेंगे तो पठारीय क्षेत्रों से है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। सोन नदी के यदि उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होगा सोसा कुंड। क्या है बेटा? सोसा कुंड। सोसा कुंड कहाँ पड़ेगा? अमरकंटक पहाड़ी में पड़ेगा। अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक, मैकाल, महादेव, धूपगढ़, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सारी आपको मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें इसके मुहाने की, तो इसका मुहाना होगा गंगा नदी में, और किस स्थान पर मिलेगी? पटना बिहार में सोन नदी आकर मिल जाएगी। अगर हम इसकी सहायक नदियों पर चर्चा करें तो पहली है गोपथ, दूसरी है बनास और तीसरी है रिहंद। रिहंद के अगर आप क्षेत्र पर चर्चा करेंगे तो सोनभद्र में आपको रिहंद बांध मिलेगा। रिहंद नदी भी आपको सोनभद्र के क्षेत्र में मिलेगी, अभी उस पर भी चर्चा की जाएगी। अगला है हिंडन नदी। हिंडन नदी अब हमने यमुना की सहायक नदी के रूप में देखा था हिंडन नदी को। हिंडन एक प्रदूषित नदी है, बहुत गंदा पानी लेकर बहती है। अगर इसके उद्गम की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम हुआ। गौतम बुद्ध नगर, कुछ किताबों में आपको दिल्ली भी दिखेगा, दिल्ली के समीप किससे जाकर मिल जाती है? यमुना नदी से जाकर मिल जाती है, और यह प्रदूषित नदी है।
कौन सी नदी? हिंडन नदी। अगली नदी है टोन्स नदी जो कि यमुना की सबसे पहली सहायक नदी हमने देखी थी। तो सबसे पहले क्या लिखा है? तमसा कुंड, कैमूर पहाड़ी, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होगा। अगर इसके मुहाने की बात करें तो गंगा नदी, और कहां पर होगा? सिरसा प्रयागराज। सिरसा प्रयागराज। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 265 किलोमीटर आपको इसकी लंबाई देखने को मिलेगी। अगली नदी है केन नदी। केन नदी की भी चर्चा की थी, यमुना की सहायक नदी है जो कि बांदा के समीप आकर मिल रही थी। तो इसका दूसरा नाम है कर्णवती, और उद्गम की बात करें तो कैमूर पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होगा। और अगर मुहाने की बात करें तो बांदा में कहा मिल जाएगी? यमुना नदी में मिल जाएगी जाकर, बांदा में, जो हमने लास्ट में देखा था सबसे। अगली नदी है सिंध। एक काली सिंध देखी थी और एक सिंध देखी। अगर हम बात करें सिंध का उद्गम कहाँ है? टोंक जिला, राजस्थान में आपको ये जिला देखने को मिलेगा। मुहाने की बात करें तो यमुना नदी में है, जालौन यूपी। सिंध नदी जालौन यूपी में किससे आकर मिल जाती है? यमुना नदी से आकर मिल जाती है। इसकी एक और मिलती जुलती नदी है काली सिंध। काली सिंध को हम लोगों ने चंबल की सहायक नदी के रूप में पढ़ा था। अगला है बेतवा। बेतवा के उद्गम की बात करें तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। प्राचीन नाम इसका क्या है बेटा? वेत्रवती। और अगर मुहाने की बात करें तो यमुना नदी में इसका मुहाना है, और जगह का नाम क्या है? हमीरपुर, जैसा कि अभी हमने देखा था। ये नदी थी बेतवा। अब अंतिम रूप से हम लोग एक नदी देखने वाले हैं। इसके बाद शायद आपकी एक दो छोटी छोटी और नदियां हों, उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से अभी ही देख लेंगे। अगर हम लोग चंबल नदी की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण नदी है। तो चंबल नदी का उद्गम जाना पाव पहाड़ी, और जाना पाव पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश में इस नदी का उद्गम होगा। मुहाने की बात करें तो यमुना नदी में इटावा के समीप आकर मिल जाती है। पंचनंदा एक जगह का नाम। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र यूपी में है, राजस्थान में है, एमपी में। एमपी के बाद ये बहेगी, एमपी के बाद ये अपने रास्ते को राजस्थान में मोड़ेगी। कोटा शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर उत्तर प्रदेश में प्रवेश लेगी और यमुना की सहायक नदी के रूप में जानी जाएगी। अगर बांधों पर चर्चा करें तो राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर इस चंबल नदी पर बने हुए बांध हैं। और अगर चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन बहुत होता है, इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या है? चंबल के बीहड़ों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंबल के बीहड़ों के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो उस नदी का नाम क्या होगा? चंबल। अवनालिका अपर्दन को अभी आगे पढ़ेंगे जब हम भूगोल से संबंधित कुछ तथ्यों को जानकारी में रखेंगे। अगला है सहायक नदी। सहायक नदी कौन सी है? काली सिंध, बनास और पार्वती, जैसा कि पीछे अभी हमने आपको दिखाया ही था। अगला है राजस्थान का जो कोटा शहर है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नदियों के किनारे बसे शहर जो कि उत्तर प्रदेश के हैं। अभी हम देश के शहरों पर चर्चा नहीं करेंगे। गोमती नदी के किनारे आपको 3 शहर दिख रहे होंगे। पहला जौनपुर, दूसरा सुल्तानपुर और तीसरा लखनऊ, जो कि प्रदेश की राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। अगर हिंडन नदी की बात करें तो हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली के समीप जाकर ये हिंडन और प्रदूषित नदी के रूप में ख्याति प्राप्त नदी जाकर यमुना में विलीन हो जाती है। अगली है राप्ती। राप्ती। राप्ती के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कौन सा नगर बसा हुआ है? कौन सा जिला है? गोरखपुर है बेटा। और अगर सरयू की बात करें तो सरयू के नीचे बसा हुआ है अयोध्या। सरयू के तट पर कौन बसा हुआ है? अयोध्या। सरयू नदी के नाम भी देखे थे, अलग अलग नामों से ख्याति प्राप्त है इस नदी को। तो ये कुछ थे हमारे नदियों के किनारे बसे शहर। आज की क्लास में हमने गंगा नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र और इनकी कुछ सहायक नदियों को पढ़ा, जिस से संबंधित यूपी का तथ्यवार नदियों का क्रम था। अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले 2 से 3 चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की झीलों को पढ़ेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ेंगे, नदियों पर बंधे हुए बांधों को पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।